स्टडीज़। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि था फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम लोग एक टॉपिक छोड़ दिए थे जो कि था पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो है सिटीजनशिप, और इसमें हम आर्टिकल कवर करने वाले हैं 5 से 11, ठीक है, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल प्रोवाइड करता है, यानी निवासी के स्थान पर, निवासी के क्राइटेरिया पे आपको डोमिसाइल प्रोवाइड करेंगे, डोमिसाइल के बेसिस पे सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल हमें 3 बेसिस पे दिए जा सकते हैं। पहला, या तो आप बॉर्न इन इंडिया हैं, या फिर आपके कोई पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया है होने चाहिए, ठीक है, और या तो फिर आप रिसाइड करने चाहिए इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर दी 26 नवंबर 1950, यानी इस डेट के पहले 5 साल पहले से आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। आपको पता है अंग्रेज रूल कर रहे थे, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला और हमारा जो कंट्री है वो पाकिस्तान और इंडिया में बटा। तो भाई क्वेश्चन था सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का क्राइटेरिया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को लेकर प्रोविज़न दिए गए, और जो प्रोविज़न्स हैं, है ना, सिटीजनशिप के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट लाया गया 1955। आज और भी एक्ट में अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, बट हम इनिशियल जो एक्ट आया था उसके बारे में बात करेंगे, और अभी तो फ़िलहाल आर्टिकल्स जितने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को कवर करेंगे। तो पहला आर्टिकल क्लियर है सभी को, ठीक। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 बोलता है सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान। अब हमें पता है कि पहले इंडिया और पाकिस्तान पूरा एक था, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान पूरा एक था, ठीक है। अब जब हम लोग का इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिवीज़न हुआ तो भाई पाकिस्तान में भी बहुत लोग ऐसे थे जो इंडिया में रहना चाहते थे, तो माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, इसलिए ये आर्टिकल को ऐड किया गया। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर पर्सन या फिर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी बॉर्न है अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया यानी पाकिस्तान प्लस इंडिया, ठीक है, एंड माइग्रेटेड टू इंडिया, ठीक, वो पाकिस्तान में थे, वहाँ से इंडिया आए बिफोर 19 जुलाई 1948। अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले आए हैं तो वो ऑर्डिनरी रिसाइड कर सकते हैं इंडिया में डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के 6 महीने पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा, 6 महीना पहले अप्लाई करना पड़ेगा अपने सिटीजनशिप के लिए, फिर वो रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। भाई अब 19 जुलाई 1948 को ही क्यों? क्योंकि इंडिया ने 19 जुलाई 1948 को, ठीक है, एंड कर दिया था फ्री ट्रांजिट माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, यानी जो पाक से और इंडिया से पाक जा रहे थे सिटीजन, और जो पाक से इंडिया आ रहे थे, वो जो ट्रांजिट था उसको क्लोज़ कर दिया था इस डेट पे, इसलिए ये डेट चूज़ किया गया, ठीक। तो आई थिंक ये क्लियर है। चलिए अब मूव करते हैं आर्टिकल 7 पे। आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सिटीजनशिप माइग्रेशन टू पाकिस्तान बट रिटर्न टू इंडिया। तो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान यानी पहले वो पाक में माइग्रेट हो चुके थे और फिर वो इंडिया में वापस रिटर्न हो गए। तो 1 मार्च 1947 के बाद, है ना, वो लोग बाद इंडिया रिटर्न हुए। अब 1 मार्च 1947 को ही हमारा जो पार्टीशन हुआ था, फाइनलाइज हुआ था पार्टीशन का बाउंड्री,
है ना। और जो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ था उसे रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। जो हमारी बाउंड्री डिसाइड हुई थी वो रेडक्लिफ लाइन थी। तो इसके अगर बाद रिटर्न होते हैं इंडिया में, ठीक है, तो उन्हें 6 महीना पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से 6 महीना पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। फिर क्लॉज दिया गया सिटीजनशिप बाय इंडियन ओरिजिन, सिटीजनशिप बाय इंडियन ओरिजिन, ठीक। अब भाई कोई पर्सन, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न है अनडिवाइडेड इंडिया में और वो लोग फॉरेन में रहते हैं, ठीक है, आउटसाइड द इंडिया, बट रजिस्टर्ड इन इंडियन एम्बेसी। अगर इंडियन एम्बेसी में वो लोग रजिस्टर्ड किए हुए हैं बिफोर एंड आफ्टर 26 जनवरी 1950 को, तो उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 8। तो आप देख रहे होगे कि हमारा पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो हमें सिटीजनशिप हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी थी। तो हमने कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी दी, आर्टिकल 5 से देखते हैं। पहले तो भाई जो डोमिसाइल जो निवासी थे उनके लिए क्लॉज रखे, है ना। फिर हमने जो माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान हो रहा है उनके लिए व्यवस्थाएं रखी, ठीक है। फिर अब भाई सब टाइम पे तो माइग्रेट नहीं हो पाएंगे, है ना। कुछ लोग माइग्रेट हो चुके हैं पाकिस्तान, है ना, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। भाई पार्टीशन होने के बाद कई लोग पाकिस्तान गए बट रिटर्न टू इंडिया आ गए, ठीक है। तो उनके लिए भी हमने क्लॉज रखा। फिर सिटीजनशिप बाय इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया के बाहर हैं और इंडियन ओरिजिन के हैं उनके लिए क्लॉज रखा, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 9। फिर आर्टिकल 9 में नो ड्यूल सिटीजनशिप का प्रोविज़न रखा गया, नो ड्यूल सिटीजनशिप, ठीक है। नो पर्सन टू बी अ सिटीजन, ठीक है, कोई पर्सन को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी इफ़ ही वॉलेंट्री एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट, और उसको सिटीजनशिप 5, 6 और 8 के अंदर मिला है और उसने वॉलेंटरी, ठीक है, एक्वायर कर लिया फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को, तो उसे हम सिटीजनशिप उसकी नहीं मानेंगे। इसीलिए कह रहा है नो ड्यूल सिटीजनशिप, हम दो सिटीजनशिप नहीं रख सकते, ठीक है। देखिए आर्टिकल 7 में हमने बताया था कि माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर, इसके बाद गए डिसाइड होने के बाद, बट रिटर्न टू इंडिया। बट ये किस केस में, हर केस में क्या, नहीं, नॉट इन ऑल केस। इन लोग को सिटीजनशिप दिया नहीं जाएगा, ठीक है, नॉट इन ऑल केस। बट जब तक वो रीसेटलमेंट, इंडिया में परमानेंट रीसेटलमेंट और रिटर्न, परमानेंटली रिटर्न होने के लिए नहीं आते, ठीक है, तभी दिया जाएगा। अगर वो रिटर्न होंगे, रीसेटल होंगे परमानेंट, तभी उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। ये पॉइंट छूट गया था बताने का। चलिए अब आर्टिकल 10 क्या बोलता है, कंटिन्यूएशन ऑफ द सिटीजनशिप। ये कहता है कि एवरी पर्सन इज डीम्ड टू बी सिटीजन अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप बता रहा है, आपको प्रोवाइड करती है ना, पार्ट 2 के अंदर जितने क्लॉज है उसके थ्रू। और कुछ जो प्रोविजंस हैं, है ना, उसको बाय लॉ पार्लियामेंट एनफोर्स या अमेंड करके इस सब्जेक्ट में चेंजेस कर सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। वही चीज़ हमें आर्टिकल 11 में भी बताया गया कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर सिटीजनशिप। अगर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ भी बना सकता है सिटीजनशिप के अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। 3 मैटर में बना सकता है लॉ। एक तो होता है एक्विजिशन, यानी कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप। सेकंड होता है टर्मिनेशन, कि किसी की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है। और अदर कोई स्पेसिफिक रिलेटेड मैटर्स सिटीजनशिप से कुछ ऐड करना चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के 5 to 11 आर्टिकल्स कवर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, ठीक। थोड़ा सा इसे ब्रीफली देखेंगे, ठीक है। हम लोग सिटीजनशिप एक्वायर कैसे कर सकते हैं, 5 वे में। एक्विजिशन करने का तरीका है 5 वे में। पहला है बर्थ, सेकंड है डिसेंट,
थर्ड है रजिस्ट्रेशन, फोर्थ है नेचुरलाइजेशन और फिफ्थ है इनकॉर्पोरेशन। ठीक, और हम लूज़ कैसे कर सकते हैं सिटीजनशिप? 3 वे में। एक तो है रिनाउंसिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन और थर्ड है डेप्रीवेशन। ठीक है, रिनाउंसिएशन यानी वॉलेंट्री रिनाउंस कर दिए, रिनाउंस यानी वॉलेंट्री हम अपना सिटीजनशिप छोड़ दे रहे हैं। तो सेकंड वॉलेंट्री टर्मिनेट यानी वॉलेंट्री हम एक्वायर कर रहे हैं दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप को तब, और थर्ड है डेप्रीवेशन। ओके, चलिए अब मूव ऑन करते हैं। पहला देखते हैं एक्विजिशन बाय बर्थ, हम कैसे एक्वायर करेंगे बर्थ के लिए। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या क्लॉज है? अगर आप बॉर्न इन इंडिया है, ठीक है, बॉर्न इन इंडिया है, अगर आप 26 जनवरी 1950 के बाद बॉर्न हुए हैं तो कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, एक्वायर कर सकते हो। अगर आप 1 जुलाई 1987 के बाद अगर बॉर्न हुए हो इंडिया में तो आपके लिए कंडीशन है कि कोई भी आपके या तो मदर या फादर, कोई भी पेरेंट्स जो होने चाहिए वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, नहीं लिखा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन है अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर बॉर्न है तो आपके एटलीस्ट एक पेरेंट सिटीजन होने चाहिए इंडियन, और जो अदर पेरेंट्स होने चाहिए वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। इस केसेस में आपको बाई बर्थ में आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, एक्सेप्शन इसके हैं एनिमी एलाइज को, है ना, सॉरी, एनिमी एलाइज को और फॉरेन डिप्लोमेट्स को यहाँ एक्सेप्शन माना गया है। ठीक है, बाय डिसेंट, ठीक है, डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, यानी आपके अगर बच्चों को चाहिए सिटीजनशिप तो अगर बॉर्न आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं और आप 26 जनवरी 1950 के बाद बर्थ लिए, ठीक है, और इसके ये दोनों के बीच बर्थ लिए ना, तो क्या आपके फादर सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, तब आपको सिटीजनशिप मिलेगी। 10 दिसंबर 1992 से 2004 के बीच में अगर आप बॉर्न हुए तो कोई भी आपके एक पेरेंट सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ फादर थे, यहाँ एनी। 3 दिसंबर 2004 के बाद बर्थ लिए हैं तो बर्थ रजिस्ट्रेशन आपका इंडियन एम्बेसी में विदिन 1 ईयर होना कंपलसरी है, तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी। अब आपको सिटीजनशिप के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करा दिए इंडियन एम्बेसी में, लेकिन कंडीशन ये है कि जब अभी तो बच्चा छोटा है, चाइल्ड माइनर है, जब वो एडल्ट होगा तो उसे अपने फॉरेन सिटीजनशिप को रिनाउंस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के थ्रू हमें कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का और वो आउटसाइड इंडिया लिव करता है, तो वो कंडीशन क्या है, उसे रेसिडेंट फॉर 7 ईयर वो अप्लाई कर सकता है कि वो 7 साल इंडिया में रहा है। ठीक है, हो सकता है वो अभी बाहर रह रहा हो, लेकिन अगर वो 7 साल इंडिया में रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। स्पाउस, अगर उनके स्पाउस यानी उनके पार्टनर को अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उन्हें 7 साल इंडिया में रहना कंपलसरी है बिफोर एप्लीकेशन। ठीक है, माइनर और एडल्ट्स, अगर माइनर हैं उनके बच्चे या एडल्ट्स तो उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? रजिस्ट्रेशन के थ्रू। बोथ पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर एडल्ट हैं तो रेसिडेंट फॉर 12 मंथ्स बिफोर रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, और एनी पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये एक केस और है। ठीक है, इसमें माइनर जनरली माइनर के लिए, ये एडल्ट्स के लिए कवर होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत बेसिक मतलब डिटेल में जाएंगे तो क्लासिफिकेशन और बढ़ जाता है, बट इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, फिर आता है नेचुरलाइजेशन के थ्रू कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप। तो पहला आता है रेसिप्रोसिटी। ठीक है, पहला क्या आता है? रेसिप्रोसिटी मीन्स किसी फॉरेन स्टेट के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। ठीक है, वो हमारे सिटीजन्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है अपने देश में, तो हमारा उनसे म्यूचुअल गुड रिलेशन है, तो उसके रेसिप्रोसिटी में यानी रेसिप्रोकल में हम भी उनके सिटीजन को अपनी सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं कुछ कंडीशंस के साथ। तो वो है
दूसरा है रिनाउंसिएशन, ठीक। पर्सन मस्ट रिनाउंस सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री इफ ग्रांटेड सिटीजनशिप, यानी अगर कोई पर्सन अपने फॉरेन सिटीजनशिप को रिनाउंस करके यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे दिया जाएगा। रेसिडेंस और सर्विस, अगर कोई रिसाइड करता है इंडिया में या फिर सर्विस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, है ना, वो उसे रजिस्ट्रेशन के 12 महीने पहले एप्लीकेशन देना होगा, और 14 साल में से अगर उसने सर्विस की है, जब मिनिमम 14 साल की सर्विस या रहा है इंडिया में, तो उसे 11 साल इंडिया में रह के सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये इसमें प्रोविज़न रखा गया है। फोर्थ है गुड कैरेक्टर, अगर वो रिसाइड कर रहा है इंडिया में बहुत दिनों से, उसके कैरेक्टर अच्छे हैं, गुड है, तो उसे दिया जा सकता है। लैंग्वेज के बेसिस पे भी मिलता है, हमें सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है। अगर आप फॉरेन सिटीजन हैं और इंडिया में रह रहे हैं और आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि शेड्यूल 8 में हमें दिए गए हैं उनमें से अगर बोलना आता है, तो इस बेसिस पे भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन वेव अबव कंडीशन, यानी ये सब कंडीशन के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो किसी पर्सन को सिटीजनशिप दे सकती है अगर वो एक्सपर्ट है इन दी लिटरेचर, आर्ट, साइंस, वर्ल्ड पीस, फिलॉसफी एंड ह्यूमन प्रोग्रेस के फील्ड में अगर जुड़े हुए हैं और अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें भी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सकती है। अब हम आते हैं फिफ्थ, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अगर चाहे गवर्नमेंट तो सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकती है इनकॉर्पोरेट करके। जैसे कि जब पौंडीचेरी को एक्वायर किया, पौंडीचेरी को हमने एक्वायर किया 1962 पे, है ना, तो हमने वहाँ के सिटीजन्स को इनकॉर्पोरेशन के थ्रू सिटीजनशिप प्रोवाइड की थी। तो ऐसा हम असम अकॉर्ड्स में भी किए हैं, ठीक है। तो इसे हम बहुत डीप नहीं कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइटली कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट हमें जितना पढ़ना चाहिए, उतनी जितनी जानकारी ज़रूरी है उतनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लॉस, अब हम अपना जो सिटीजनशिप है उसे लूज़ कैसे कर सकते हैं? तो पहला है रिनाउंसिएशन मैंने क्या बताया था कि वो अगर कोई एडल्ट वॉलेंट्री रिनाउंस करता है आफ्टर डिक्लेरेशन, यानी वो सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, और वो रिनाउंस कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि मैं अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहा हूँ, यानी छोड़ रहा हूँ, तो भाई उसकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है? एक्सेप्ट वॉर के समय कर रहा है तो नहीं भाई, क्योंकि मजबूरी हो सकती है उसकी, इसलिए एक्सेप्शन दिया गया। अब इसमें ये कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे रिनाउंसिएशन के, कि जो सिटीजन माइनर चाइल्ड है, जो उसके बच्चे भी होंगे, है ना, जो उसके बच्चे होंगे, ऐसा नहीं कि इन्होंने रिनाउंस कर दिया तो कैन एक्वायर द सिटीजनशिप आफ्टर बीइंग एडल्ट होने के बाद वो अपनी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं अगर माइनर चाइल्ड है तो। और स्पाउस और जो माइनर है वो अपने OCI कार्ड, है ना, OCI कार्ड को भी लूज़ कर दें। अब OCI कार्ड क्या होता है? जैसे मान लो अगर किसी मैन ने, ठीक है, रिनाउंस कर दिया अपने, रिनाउंस किसको कर दिया? सिटीजनशिप को, तो उसकी जो वाइफ रहेगी और उसके जो चाइल्ड रहेंगे उसका जो OCI कार्ड होगा। OCI कार्ड क्या होता है? जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजनशिप में आए हो, है ना, और यहाँ वर्क करते हो इंडिया में, ठीक है, तो आप मैन जो है वो सिटीजन है, लेकिन उसकी वाइफ और जो उसकी वाइफ है वो इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, उसका माइनर जो चाइल्ड है वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, तो उन्हें OCI कार्ड दिया जाता है, ठीक है, टू लिव एंड वर्क इन इंडिया, ठीक। तो ये जो है उनका कार्ड वो भी लूज़ हो जाएगा इसके साथ, ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। सेकेंड है टर्मिनेशन। इफ़ एनी पर्सन वॉलेंट्री एक्वायर द सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट वॉर कंडीशन पे, यानी भाई किसी आप फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए, ठीक है, तो फिर आप
आपकी जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप, वो कैंसिल हो जाएगी। अब डिप्राइव कैसे हो सकते हैं, मतलब डिप्राइव, ये तो खुद से रिनाउंसिएशन किए, खुद से किए, टर्मिनेशन भी दूसरे का फॉरेन सिटीजनशिप खुद से लिए। अब गवर्नमेंट अगर चाहे तो कैसे आपके सिटीजनशिप को डिप्राइव कर सकता है। तो अगर आपने बाई फ्रॉड या गलत तरीके से एक्वायर किया है सिटीजनशिप को, तो उस केस में डिप्राइव किया जा सकता है। इफ़ यू हैड शोड डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इस बेसिस पे भी आपकी जो सिटीजनशिप है उसे डिप्राइव की जा सकती है। अगर आप कम्युनिकेशन और ट्रेड कर रहे हैं एनिमी स्टेट के साथ, तो भी आपकी जो सिटीजनशिप है उसे डिप्राइव की जा सकती है। ठीक है, अगर आप सिटीजनशिप लेने के 5 साल के अंदर, ठीक है, अगर 2 साल की सज़ा इम्प्रिजनमेंट हो जाती है आपको, तो भी आपका जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर सिटीजनशिप आपने एक्वायर किया रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, यदि आप रिसाइड करते हैं आउटसाइड इंडिया फॉर कंटिन्यूसली 7 ईयर्स, फॉरेन में रह रहे हैं 7 साल तक लगातार इंडिया की सिटीजनशिप लेके, तो भाई आपकी सिटीजनशिप इस मैटर पे डिप्राइव की जा सकती है। ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है गाइस, यहाँ हमारा सिटीजनशिप ख़त्म होता है। ठीक है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, मैं पूरा जो कंटेंट लाता हूँ ये लक्ष्मीकांत से ही निकाला हुआ कंटेंट है, बस उसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करके आपके लिए जितने काम की चीज़ें हैं उसे लेकर आता हूँ। तो आप प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, है ना। थैंक यू।